जय धर्म में जोहार बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम सोना झरिया मिंज है और मैं अभी मई की 27 तारीख के गवर्नर कम चांसलर के नोटिफिकेशन के आधार पर के सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन के आधार पर झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों में से एक जो स्टेट का राजकीय विश्वविद्यालय है, सिडो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय, उसमें उसमें वाइस चांसलर के पद पर मेरा मेरी नियुक्ति हुई है। मैं इस पूरे प्रक्रिया को एक इस देश में हाशिए के समाज और मार्जिनलाइज सेक्शन, जो बहुजन समाज है, जो दलित और आदिवासी समाज है, पसमंदा समाज भी है, महिलाएं हैं जो कि हर हर समाज में की जो वो महिलाएं जो कि जिनका समाज में बराबर स्थान नहीं होता, परिवार में भी बराबर स्थान नहीं होता, उन सबों के साथ अपने आप को इस समय में जोड़ सकती हूँ और उनके समझ सकती हूँ, क्योंकि 27 तारीख के बाद मतलब 28 तारीख की सुबह से मुझे पूरे देश भर से, आप महाराष्ट्र में से भी, इतना तक कि केरला से, तमिलनाडु से, सब जगह से मुझे बधाइयों के जो की सूचनाएं मिली, मैसेज मिला, ईमेल्स मिला, फोन कॉल्स आए। ना केवल झारखंड से तो आए ही, मैं झारखंड से आती हूँ, मेरे पिताजी का गांव झारखंड में है, और वहां से मैं आती हूँ। और जब इस पूरे प्रक्रिया को, यहाँ के एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया चली थी, तब मैं रांची में झारखंड में ही थी। मैं पूरे अपने दर्शकों को, बहुजन संगठक ये एक मंच है, उनके जितने भी लोग इसमें जुड़कर सहयोग करके इसको आगे बढ़ाकर इसको एक ऐसा माध्यम बनाया है कि हम चेतना से और भी ऊपर सचेत होकर और सक्रिय होकर अपने अपने समय को इस्तेमाल करने सकें, उसके लिए काम करते हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आज के इस समय में जब बहुजन संगठन के जो ये समय है लाइव जाने का, उसमें मुझसे कहा कि मैं आपके साथ अपनी कुछ बातों को साझा करूं। तो मैं इस समय ऐसी बात जो शायद मैंने अभी तक मीडिया के साथ आज तक नहीं कहा है, उसको साझा करना चाहूंगी। मैं अपना फिर से विस्तृत परिचय बाद में दे सकती हूँ, परंतु मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ, जो कि 3 पीढ़ी पीछे की बात है। मेरी दादी 4 क्लास तक पढ़ी हुई थी, और मेरे दादाजी केवल 1 क्लास तक पढ़े हुए थे, तो स्कूल में ही वो थे। और तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो आदिवासी इलाका है हमारे भारत के, मध्य भारत का, जहाँ आवागमन की सुविधा तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी पहले जब मैं छोटी थी तब भी, और बल्कि आज भी, आज की तारीख में भी मेरे पिताजी के गांव में जाने के लिए गाड़ी के साथ नहीं जा सकते, एक दूरी तक जाकर फिर पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है। बिजली अभी 2 साल हुए हैं कि बिजली आई है वहां। तो इस तरह से इलाके हैं हमारे, जो मध्य भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत दुर्गम है और वहाँ संसाधन और सुविधाएं नहीं है। और इससे सबसे ज्यादा अ, 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 मार शिक्षा को होती है। मैंने अपनी दादी और दादाजी की शिक्षा के स्तर की चर्चा की, पर चूंकि मेरी दादी जी को भी शायद शिक्षा का बहुत चस्का था, और कहीं ना कहीं उनको कुछ इस तरह की बात पता थी कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे समाज का संगठन और भी सशक्त रूप से हो सकता है। इसलिए उनकी बहुत ही इच्छा थी कि वे अपने सभी बच्चों में से कम एक बच्चे को इतना पढ़ाएं जितना वो पढ़ना चाहता या चाहती है। 1930-40 के माहौल में, और मैंने जिस तरह के दुर्गम जगह की चर्चा की, उस जगह उन जगहों में जो कि बहुत बहुधा मेजॉरिटी केसेस में ऐसी जगह है कि ऐसी जगहों में केवल आदिवासी समाज रहते हैं। जहां भी आप देखिएगा कि जंगल हैं, खान खनिज हैं,
वहीं आदिवासी समाज रहते हैं। आप हमारे देश के किसी भी जगह राज्य को देख लीजिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी ऐसी बात होगी, केरला में भी यही बात होगी। जिन इलाकों में आदिवासी रहते हैं वहीं जंगल है, या फिर आदिवासी जंगल में रहते हैं। दोनों बात दोनों एक ही बात शायद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आदिवासी चूंकि वहां रहते हैं इसलिए जंगल अभी तक वहां है। परंतु बात घूम फिर कर यहाँ पर आती है कि शिक्षा ऐसी जगहों में कितना उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध भी है तो कैसी शिक्षा। इसलिए मैं मेरे आज का जो थीम है कि सशक्त समाज के निर्माण में शिक्षा, समान शिक्षा का महत्व, सशक्त समाज के निर्माण में समान शिक्षा का महत्व। और मैं इसीलिए एक या दो जो विशेषण की बात आई यहाँ, कि समान शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा। क्या आज की तारीख में शहर में भी देख लीजिए, दिल्ली शहर में ही देख लेंगे, अगर मैं दिल्ली में अभी बैठी हूँ इसलिए, आप लोग महाराष्ट्र के किसी भी शहर को देख लीजिए, मुंबई जैसे बड़े शहर को नहीं लीजिए, छोटे शहरों को भी ले लीजिए। पुणे भी अभी बहुत बड़ा शहर है, केरला के बहुत शहर हैं, बड़े बड़े हैं, परंतु छोटे टाउन्स भी हैं, है ना। तो ऐसी जगहों में भी हम देखते हैं सभी स्कूल एक बराबर नहीं होते। ये बात अलग है कि हमारे पास दो और तरीके हैं ये चेक करने का, कि स्कूल या तो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। मुझे ये भी सुनने में आया है कि जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की बहाली बहुत ही रिग्रस तरीके से होती है, और वहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएं चुन कर आते हैं वे वाकई में क्वालिफाइड होते हैं, और उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, और वे अच्छा पढ़ाने का की क्वालिफिकेशन रखते हैं। उसी जगह प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि वहाँ, क्योंकि शिक्षक तो नौकरी अच्छी हो जाती है सरकारी स्कूलों की नौकरी, इसलिए सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता होती है, जीविका के लिए उनको नौकरी की आवश्यकता होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षक बनना एक आसान वोकेशन है, या आसान प्रोफेशन है, इसलिए वे शिक्षक बन जाते हैं। परंतु ये भी देखा गया है, मेरे पास अभी डेटा नहीं है, परंतु ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में कम तनख्वाह में भी टीचर वहां आते हैं और ज्यादा मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ सवाल शिक्षक किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हैं उस पर भी आती है, परंतु कुल मिलाकर बात वहां पर आती है कि क्या हमारे सभी स्कूलों को अगर रैंक किया जाए तो सबकी रैंकिंग एक ही होगी, या 19-20 होगी। 19-20 अगर होती है तो किस आधार पर 19-20 होती है, क्या वहां किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, उसके कारण वो 19-20 का फासला आ जाता है। कभी कभी 18-20 का भी फासला शायद आ सकता है। तो ये जब स्कूलों की रैंकिंग की जाती है तो वहां कैसे बच्चे पढ़ने आते हैं उसके आधार पर रैंकिंग होती है, कि वहां से पढ़ के जब स्टूडेंट्स निकलते हैं, छात्र छात्रा निकलते हैं, तो उनके ज्ञान का स्तर क्या है उसके आधार पर स्कूलों की रैंकिंग होती है। क्या उन स्कूलों की रैंकिंग इस तरह से होती है कि सारे शिक्षिकाएं कितने घंटे पढ़ाते हैं उस पर होती है, क्योंकि पढ़ाना तो सब कोई ड्यूटी निभाते होंगे, पर क्या उनके पढ़ाने का और मेहनत करके हर एक बच्चे के पीछे लग कर मेहनत से पढ़ा सकने की का भी मोटिवेशन हर प्रकार के स्कूलों में, हर प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं में होता है। ये हमारे लिए सवाल है, क्योंकि इन्हीं सवालों के आधार पर हम लोगों के सामने एक ऐसा चित्र है कि सभी जगह हमारे देश में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी शहर में भी या किसी गांव में भी शिक्षा का स्तर समान नहीं है, और इसलिए हम असमान शिक्षा ग्रहण करके आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। जो छोटे गांव से आते हैं वो कस्बों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि शायद थोड़ी और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, शायद थोड़े ऐसे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने का मौका हो जो कि वाकई में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों की शिक्षा ऐसे स्कूल में हुई जहाँ कोई टीचर ही नहीं थे, क्योंकि उनका स्कूल इतना दुर्गम था। टीचरों की बहाली हो गई,
उनको तनख्वाह तो मिल जाती थी, किस आधार पर ये हम अभी विश्लेषण नहीं करेंगे। परंतु वहाँ स्कूल में टीचर्स गए ही नहीं, क्योंकि टीचर्स को जिस प्रकार की या शिक्षक-शिक्षिकाओं को जिस प्रकार की सुख-सुविधा की आवश्यकता होती, शायद उन गाँव में नहीं थी। और इसलिए गाँव के स्कूल एक तो हो गए, कस्बों के स्कूल एक हो गए। कस्बों में भी मुझसे ल म मैं बोलना चाहूँगी, एक से ज़्यादा प्रकार के स्कूल हो जाते हैं। एक तो हमारे देश में और एक होड़ हो गई है आजकल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज का स्कूल हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा का स्कूल हो। और इस तरह से हम एक तरह-तरह के डिबेट में ये फँसते जाते हैं, और जहाँ शिक्षा बुनियादी तौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत अच्छे से कमिटेड सेट ऑफ टीचर्स के द्वारा ना हो, तो उस बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। और ये शिक्षा क्योंकि अच्छी शिक्षा या समान शिक्षा या गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती। शिक्षा फिर क्या है? आखिर बच्चे जब पैदा होते हैं, हम सब लोगों ने पैदा हुए होने के बाद हमारे माता-पिता लोगों ने वही सिखलाया जो उनको आता था। पर हम इस तरह से शिक्षा, उसको शिक्षा नहीं मानते, परंतु हम शिक्षा उस बात को मानते हैं जो स्कूलों में, कॉलेज में किताबों से पढ़कर, शिक्षकों से और क्लास में बैठकर लेक्चर सुन के या शिक्षा ग्रहण करके ही मिलता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा को माना गया है, ये इसका इसका हिस्ट्री भी है कि 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये यूरोप में फॉर्मल एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन का जो अभी प्रारूप हमारे सामने है, वो पनपा है और उसके बाद सब तरफ फैला है। और जबकि हमारे देश में, प्राचीन भारत में भी शिक्षा का एक मॉडल था, और वहाँ भी शिक्षा होती थी। चीन से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा आया करते थे और देश में भ्रमण करते थे। बल्कि उस जमाने की तो बात ये थी कि केवल भ्रमण करने से ही शिक्षा हो जाती थी। इसका मतलब क्या है कि जो जो बातें, जो नॉलेज, मैं सीधे सीधे इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी, जो नॉलेज हमें जिस माहौल में, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, वहां जो कुछ उपलब्ध है उसको तो हम सीख ही जाएंगे। उसके परे जो सीखने की बात, नई बातें हो सकती हैं, जो कि बुद्धि के विकास और जो नॉलेज होता है उसकी संरक्षण रचना करता है। वो जो कैसे ग्रहण हो सके, पहले लोग यात्राएं करके शिक्षा ग्रहण करते थे। हम भी जानते हैं, हमारे देश में भी बहुत लोग ऐसे हैं और ऐसे समुदाय हैं जो छुट्टियों में अपने सारे काम, बच्चों की जब छुट्टियां होती है, सारे काम छोड़कर, माता पिता भी छुट्टियां लेकर, फिर वो लोग भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं और अपने ही प्रदेश, अपने ही कस्बे, अपने ही शहर से दूर दूसरी जगहों में जाते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे समाजों से, दूसरी संस्कृतियों के को देखते हैं, उनके करने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, उनके खाने पीने की चीजें, इन सब को जब हम देखते हैं तो हमें अ, कौतूहल होता है, उत्सुकता होती है और हम सीखते हैं। और इस प्रकार से परंतु इन सभी बातों को हम शिक्षा का हिस्सा नहीं मानते। आज जब आधुनिक शिक्षा का हिस्सा हम नहीं मानते, परंतु हम शिक्षा उन बातों को मानते हैं जो कि विषय के रूप में हमें दिए जाते हैं। जैसे भाषा की शिक्षा, हो सकता है महाराष्ट्र में मराठी भाषा हो, तमिलनाडु में तमिल की भाषा हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु हो, वहाँ हमारे पंजाब में पंजाबी हो, बंगाल में बांग्ला हो। और वो केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता, परंतु एक शब्द विषय भी बन जाता। उसी तरह अंग्रेजी एक भाषा हमारे देश में ज़रूर पढ़ाई जाती। दूसरी भी भाषाएँ जैसे संस्कृत और विदेशी भाषाएँ भी सिखलाई जाती। इनके साथ-साथ दूसरे विषय भी हम पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं, हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ ज्ञान की बातों को, कुछ नॉलेज को इस तरह से पैकेजिंग किया गया है और उसको एक मेथोडिकल तरीके से, पेडागॉगिकल मेथड के द्वारा जो छात्र छात्राएं हैं उनको उनके उनके पास ट्रांसफर किया जाता है। तो ये माना जाए कि शिक्षा एक वो प्रक्रिया है जिससे अम, शिक्षक शिक्षिकाओं के पास जो ज्ञान है उसका स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिकाओं से
छात्र छात्राओं पे होता है। और ये स्थानांतरण करने का मतलब एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में जाने का जो तरीके हैं, मेथड हैं, वो क्लासरूम में ही रखे गए हैं। जबकि जब मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी, मुझे याद है कि हमें क्लासरूम के बाहर ले जाया जाता था। पेड़ पौधे दिखलाए जाते थे कि ये ऐसा पेड़ है, ये पौधा है और ये पेड़ है। ये और पौधा और पेड़ में जो फर्क होना चाहिए। तो इस तरह से मेरी पहली कक्षा की शिक्षा किताबों से नहीं हुई। मेरी पहली कक्षा की शिक्षा चार्ट से हुई, जिसमें हिंदी के कुछ कुछ लेसन थे। और मेरी गणित की शिक्षा भी क्लासरूम के बाहर हुई। तो इस तरह से शिक्षा के का एक मेथड जो हुआ करता था पहले, मेरे जनरेशन को थोड़ा वो मिला। परंतु होते होते शिक्षा के में और भी रिसर्च और ऐसे अनुसंधान इत्यादि होते रहे कि मेथड और कंटेंट दोनों में बहुत बदलाव आया। और आज की तारीख में सभी प्रकार से शिक्षा जो कि नॉलेज ट्रांसफर का एक की प्रक्रिया है के लिए एक प्लेटफॉर्म है, शिक्षा को क्लासरूम में केवल संकुचित कर दिया गया है। आजकल तो अपने क्लासरूम और खेल के मैदान हम लोग खेलने के लिए निकल जाते थे क्लास के बाद, परंतु अपने क्लासरूम और खेल के मैदान के अलावे हमें और कुछ सूझता नहीं था। परंतु आज के बच्चों को जब मैं देखती हूँ, आज के स्टूडेंट्स को देखती हूँ, तो वो अपने क्लासरूम से निकल के ट्यूशन के क्लासरूम या कोचिंग के क्लासरूम में चले जाते हैं। और उन्हें ना तो अपने शरीर के विकास के लिए, ना मस्तिष्क के विकास के लिए, अपने जो विषय है ना उसके अलावे कुछ उनको सीखने का, अपने से बैठ के ऑब्जर्व करने का कोई उनके मौका नहीं मिलता। परंतु यहाँ डिबेट उस बात की है कि क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन किसको बोलते हैं? ऐसी शिक्षा, ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा और समान शिक्षा जिसमें जो कंटेंट है उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के पास इस तरह से दिया जाए कि विद्यार्थी उसको समझ सके। अब उसको समझेंगे तभी तो सीख पाएंगे। और इसलिए नॉलेज कोई बहुत ऐसी चिड़िया या ऐसी काल्पनिक चीज नहीं है। नॉलेज बहुत ही, या ज्ञान बहुत ही ठोस चीजों के संबंध में सीखने की बातें हैं, जिससे एक ज्ञान केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु उसको इस्तेमाल में लाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये माना जाता है कि ज्ञान जिसने ज्यादा अर्जित किया है उसको समझदारी होगी। और अगर समझदार व्यक्ति है तो उससे हम अनेक तरह के काम या सेवाएं ले सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास हमारे प्रीकंसीव नोशन है। और परंतु जब समान शिक्षा नहीं हो पाती, तो हम अगर एक मान लीजिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स जितने भी आवेदक हैं वो भाग लेते हैं, प्राय ये देखा जाता है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सभी आवेदक जो कि अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा वाले स्कूल और कॉलेजों में पढ़कर नहीं आते, वे उनकी तुलना में बहुत पीछे रहते हैं जो कि गुणवत्ता वाली शिक्षा वाले स्कूल और कॉलेज से पढ़कर आते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर बात वहां आ जाती है कि उनको ज्ञान की बातें जो कि किताबों में है या विषय के में उसको पैकेजिंग कर दिया गया है और दिया जाता है, तो उनको किस तरह से छात्र छात्राओं तक उसको ट्रांसफर किया जाता है। और अगर हम जैसे भाषा की एक क्लास ले लें, मान लीजिए आप और हम किसी विदेशी भाषा की क्लास में बैठे हैं, और विदेशी भाषा के टीचर आके, बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अपनी उस विदेशी भाषा में क्लास शुरू कर दिया, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया जिसको हम समझ सकते हैं, तो हम उस भाषा को कैसे समझ सकते हैं? तो इसीलिए बहुत हाँ ये देखा गया है कि भाषा का शिक्षा में और गुणवत्ता की शिक्षा में बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए ये माना गया है और ये उभर के भी आया है, और हमारी शिक्षा नीति का एक हिस्सा है कि प्राइमरी शिक्षा मदर टंग में, मातृभाषा में ही हो, ताकि वो जो समझने में समस्या होती है ना, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रही थी, वो बच्चों को अपने
प्रारंभिक कक्षाओं में ना हो। और अगर एप्पल बोला जाता है क्लास में, तो बच्चे एप्पल को कभी, अगर अपने प्रदेश में एप्पल हुआ ही ना हो, गांव में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहां एप्पल फलता है, बच्चे एप्पल बोलने से क्या समझ सकेंगे? फिर टीचर को बोलना, ओ उसका रंग लाल होता है, ओ वो हरा भी होता है। तो ऐसा तो आम भी होता है, तो आम क्यों नहीं बोला टीचर ने, एप्पल क्यों बोला? मतलब ये कौतूहल बच्चों में आता है, और फिर होते होते परंतु तुम नहीं समझ सकते ये बोलकर अगर उनको उदासीन बना दिया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है, तो जो शिक्षा के लिए जिस प्रकार की उत्तेजना होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए बच्चों में, वो वहीं से खत्म होना शुरू हो जाती है। और इसलिए भाषा भाषा और मातृभाषा का प्रारंभिक प्राइमरी क्लासेस में ना होना बच्चों के लिए, और विशेष करके ऐसे बच्चे जिनकी मातृभाषा अलग है उस भाषा से जिस भाषा में उनको स्कूल में शिक्षा दी जाती है, उनके लिए तो बहुत समस्या होती है। और इसलिए मैं उन सभी आदिवासी बच्चों की समस्या को बहुत ही समझ सकती हूँ, क्योंकि उन हर एक आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा होती है, और उस भाषा में स्कूलों में कतई नहीं पढ़ाया जाता। और इसलिए जब किसी भी शब्द का इस्तेमाल, जो कि बहुत ही, मान लीजिए हिंदी भाषा की बात ले लें, और मकड़ा बोल दिया गया, अब जब तक मुझे मकड़ा का मतलब क्या है, मतलब मकड़ा मेरी मातृभाषा में कौन सी चीज है, ये ना बतला दिया जाए, तो मैं मकड़ा की कल्पना नहीं कर सकती ना। तो और इसीलिए ये जो भाषा की समस्या पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी तक कक्षा तक में होती है, और तब तक में तो बच्चे निराश हो जाएंगे। अगर वो पहली कक्षा में चीजों को सीख नहीं पाएंगे, तो पहली कक्षा में ही हतोत्साहित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। दूसरी कक्षा जाते जाते ये समस्या और विराट थोड़ा बड़ा रूप ले लेती, तीसरी कक्षा जाते जाते और विशाल होने लगती है। और इसलिए स्कूल ही बच्चों के लिए अगर उत्साह का की जगह नहीं और उदासीनता की जगह हो जाए, तो शिक्षा का जो ध्येय है, सशक्तिकरण करना, ज्ञान का विकास करना, ताकि समाज उन्नति की ओर जा सके, आज के पैमाने के अनुसार। उन्नति शब्द का भी हम लोग विश्लेषण कभी बाद में कर सकते हैं, परंतु उन्नति कर पाने के लिए, जो आज के पैमाने में उन्नति है, ज्यादा अच्छी नौकरी कर पाए, उससे ज्यादा हमारे आय हो, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा और सभ्य या सभ्यता के का वाला हो, हमारे पास एसेट्स हो, इस तरह का हो जाए, तो अगर हम उसको विकास या उन्नति मानते हैं, तो उसके लिए भी एजुकेशन, और अच्छा एजुकेशन एक तरीका है, पर उससे समाज का सशक्तिकरण कैसे होता है? मैं अपने दर्शकों से ये बोलना चाहूंगी कि हम सभी अपने अपने समाज को जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि जितने भी दर्शक अभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, तो वो अपने अपने समाज की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हम समाज से आते हैं, और हम उनकी विशेषताओं को भी जानते हैं और कमियों को भी जानते हैं। और जब हमारे उस समाज का स्थान हमारे शिक्षा की जगह में बिल्कुल ना हो, बल्कि हमारे समाज को नीचा दिखाते हुए कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाए, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारे समाज में हो सकता है घर में, परिवार में ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिसमें किसी के बहुत अच्छा काम करने की चर्चा हो। हमारे इतिहास में भी ऐसी बातें हो कि लोगों ने, हो सकता है अंग्रेजों से कोई बहुत से लड़ाई करने में, या उनके साथ रिवोल्ट करने में उन्होंने अगुवाई की थी। जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मेरी नियुक्ति हुई है, सिधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये सिधु कानू ये दो भाई थे, और संथाल परगना के थे, संथाली भाषा बोलने वाले। वो अपने समाज में एक पुरोहित के बेटे थे, उनके दो और बेटे थे, और मतलब ये चारों भाई थे, और उनकी दो बहनें भी थी। और 1857 के पहले 1855 में सिधु मुर्मू और कानू मुर्मू दो भाइयों के नेतृत्व में अंग्रेज और जमींदारी के विरोध में जो विद्रोह शुरू हुआ था, उसकी चर्चाएं हम लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि
इन इन ऐसे गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को, जो कि संथाल समाज के लिए या आदिवासी समाज के लिए एक बहुत ही गौरव की बात होती, हो सकता है अगर ये ये कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना की चर्चा हमारे इतिहासकार लोगों ने उसी तरह किया, जैसे कि 1857 की ये चर्चा किया है, तो हो सकता है कि आदिवासी समाज आज बहुत ही आगे होता, क्योंकि आदिवासी समाज के ये हीरोज हैं, और उनके द्वारा उन्हीं के उसी के क्रम में तो 1857 आया, तो 1855 की का इतिहास कहाँ चला गया, ये इतिहासकारों की एक जवाबदेही है। परंतु अ, और इस तरह से मैंने इस पॉइंट को स्पर्श करने की कोशिश की कि सशक्त समाज कौन होता है। वो समाज जिसमें एक आत्म बल हो, जिसमें जिसके ऊपर जिसके साथ अन्याय हो तो वो आवाज उठा सके, जो अन्याय अपने प्रति अन्याय तो बिल्कुल ना सहन करे, और किसी भी देश में रहते हुए, और हम हमारे देश में रहते हुए कानूनन और संविधान के अनुसार जो हमारे हक हैं, अगर उन हक से उस हक से वंचित किया जाए, तो उस समय समाज उठ खड़ा होकर अपने हक की बात करने सके। हो सकता है लड़ाई करना शुरू में अच्छा भी नहीं है, पर बात तो करें, अपने हक की बातों को सामने रख सके। ऐसे समाज को मैं सशक्त समाज बोलती हूँ, जो अपने हक की बात कर सके। ऐसे समाज जो कि अपने साथ जो अन्याय हो उस समय अपनी आवाज उठा सकें, जो उनके साथ अन्याय या हक से वंचित कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर बोल सकें कि आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, ये बोल सकें। ये वही समाज सशक्त समाज होता है। और आज की तारीख में मुझे विश्वास है, और मैं जानती भी हूँ कि समाज में हमारे जो हाशिए के समाज हैं, हम दलित, आदिवासी और बहुजन समाज हैं, हमारे बहुत ही नायक नायिका उभर के रहे आए थे, पर उनको कैसे कैसे चुप किया गया, ये भी हम सबों को जानने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, आज जितने भी श्रोता अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और लाइव हैं, वे अपने अपने समाज के बारे में थोड़ी छानबीन करें। और मुझे विश्वास है कि हर समाज में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके द्वारा आपको का सिर घमंड के साथ बहुत ऊंचा हो जाएगा, और कतई आपको अपने समाज के संबंध में जिस प्रकार से तिरस्कार किया जाता है, आपके समाज को नीचा दिखाया जाता है, उस समय आपके मन में ये भावना हो कि हाउ डेयर दे से दिस टू माय सोसाइटी, ये लोग कैसे बोल सकते हैं, मेरा सोसाइटी ऐसा है और हमारे में ये खासियत है। उदाहरण के लिए, बस केवल उदाहरण के लिए मैं इस बात को लेना चाहती हूँ कि जित हम कि हम हमारे उन समाज के लोग जो कि सफाई का काम करते हैं, अगर वो 3 दिन सफाई करना बंद कर दें, तो हमारे आसपास क्या हालत हो सकती, सबका जीवन ठप हो जाएगा। परंतु हम कितनी बार उनके लिए सम्मान की बात कहते हैं, अगर उनका योगदान हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन तो ठप हो जाएगा। परंतु जब उनके लिए अप्रिसिएशन लाने का मौका है, उस समय हम करते नहीं। ये तो बहुत ही ऐसी बात, ये हमारे समाज का द्योतक है कि हमारी सोच, हमारे समाज के या भारतीय समाज में सोच कैसी है, और किस प्रकार की सोच हमारे समाज में है। इससे भी हमारे समाज के सशक्त या उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। जिस समाज में भेदभाव हो, या एक समाज को दूसरे समाज के साथ भिन्न करके एक को नीचा और एक को ऊपर रखने का जो एक मानसिकता हो, वो सही नहीं है। क्योंकि हर एक जो, या तो मनुष्य, हर मानव है, जो कि या तो औरत है या तो मर्द है, पर है तो इंसान। तो इंसान के रूप में ना देख के उनको इंसान के परे एक दूसरी दूसरी आइडेंटिटी क्यों दिया जाता है। और इसलिए आज की तारीख में जब मुझे अगर बोला जाता है कि आप तो आदिवासी समाज में से आते हैं, हाँ मैं से आदिवासी समाज से आती हूँ, परंतु आपको क्या तकलीफ है, तो आपको तकलीफ है क्या, या फिर आप आदिवासी समाज के बारे आप क्या जानते हैं। अगर आप गलत जानते हैं तो मैं उसके बारे आपको और भी समझदारी आपकी बढ़ाने में मदद करूंगी। पर अगर आप आदिवासी समाज को
असभ्य समझते हैं, अगर सोचते हैं कि उनमें ज्ञान की कमी है। तो मैं पूछना चाहूंगी, सभ्यता की परिभाषा क्या है? मैं पूछना चाहूंगी, ज्ञान आप किस चीज को बोलते हैं? आप कैसे बोलते हैं कि अब बोल सकते हैं कि किसी भी समाज में ज्ञान की कमी है? ये ज्ञान हर समाज में अपना अपने ज्ञान का भंडार होता है, और अपने अपने ज्ञान की ज्ञान का पुंज है, और उसको उस ज्ञान को बांटना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का काम होता है। और इसलिए जो मैंने सबसे शुरू में जो एक कहानी बताने की कोशिश की थी, कि मेरी दादी का सपना था कि अब उसके बच्चों में से किसी एक को वो इतना पढ़ा सकें कि जितना वो पढ़ना चाहे। तो एक उनका वही सपना था, जिसको जो साकार हो सका। मेरे पिताजी ने उस सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने पढ़ाई की, ना तो उसके स्कूल के गांव के स्कूल से निकल के उन्होंने नजदीक के कस्बे के स्कूल से मिडिल स्कूल पढ़ा। उसके बाद हाई स्कूल पढ़ने के लिए दूसरी जगह गए। हाई स्कूल जब वो पढ़ने गए, तब वहाँ शायद प्रिंसिपल ने उन लोगों को, मेरे पिताजी लोगों को बोला, तुम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो? तुम लोगों को हिंदी में बातचीत करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अगर आप हमें प्रवेश देना चाहते हैं तो अंग्रेजी का टेस्ट लीजिए। हम अंग्रेजी में टेस्ट लेंगे, और हम उसको पास करेंगे तो ही आप हमें एडमिशन दीजिए। हमारी मातृभाषा के ऊपर आप उंगली ना उठाएं। तो इस तरह अ, की सोच हम अगर शिक्षा नहीं देती है, आज की शिक्षा चाहे तो पिछले कल की शिक्षा, तो उस शिक्षा का कोई मोल नहीं, और वो समाज को सशक्त नहीं बना सकता। और जो शिक्षा किसी समाज को और हीन भावना से ग्रसित करने के लिए एक तंत्र बन जाता है, तो वो शिक्षा भी सही शिक्षा नहीं है। और इसलिए वो शिक्षा जो व्यक्ति के मनोबल को आगे बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, विषयों के ज्ञान से और आगे बढ़ने के लिए मार्ग बनाता है, ऐसी शिक्षा ही समाज को सशक्त बना सकता है। तो इस तरह से मैंने, मेरे पिताजी ने, जो कि पहले जनरेशन थे, जो कि क्लास 4 के आगे पढ़ पाए, क्योंकि मेरी दादी जी ने क्लास 4 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। और फिर मेरे पिताजी ना तो केवल स्कूल कंप्लीट किए, बल्कि उन्होंने कॉलेज में भी दाखिला लिया, और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप हुआ, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उन्होंने पीएचडी किया। उन्होंने भारत में भी मास्टर्स की डिग्री की, और बाहर यूएसए में भी 2 मास्टर्स की डिग्री की। मैं उनके समान उतना ज़्यादा मैंने शिक्षा अर्जित नहीं किया, क्योंकि हमारे दौर तक आते-आते शिक्षा को बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज़ भी कर दिया गया, है ना? तो शिक्षा का की पद्धतियाँ बहुत बदल गईं, शिक्षा के अवसर भी बदल गए। उस समय हो सकता है मेरे माता-पिता के समय में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राय सभी स्कूलों में होती थी, पर हमारे समय तक आते-आते स्कूलों का भी वर्गीकरण होने लगा। कुछ स्कूल अंग्रेजी मीडियम के हो गए, कुछ वर्नाकुलर के हो गए, कुछ प्राइवेट हो गए, कोई सरकारी हो गए। तो इस तरह के वर्गीकरण से शिक्षा के माहौल में, और फिर वो कहीं मिलावट, कहीं कम, और कहीं बेसी, ऐसी बातें आने लगी। तो इस तरह से गुणवत्ता वाली शिक्षा और बराबर शिक्षा का माहौल कम होता गया। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी के साथ साथ समाज में असमानता और भेदभाव, और किसी को वंचित करने की सोच, और उसको वंचित कर सकना, ये सब और भी ज्यादा बढ़ता गया। अम, और इसलिए हम देखते हैं कि आज की तारीख में समाज में इतना डिस्पैरिटी आ गया है। हम जब कॉलेज में जाते हैं तो देखते हैं कि सरकारी स्कूल या नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, ऐसे बच्चे जो कि थोड़े पिछड़े इलाकों से आते हैं, जहाँ की सुख सुविधाएं और बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, ऐसे इलाके से आते हैं, देखते ही पता चल जाता है उनके पहरावे से, या उनके जिस तरह से वो बातचीत करते हैं। वो बहुत उस तरह से खुल के बातचीत नहीं करते। शहर के कॉलेज में आ गए, दाखिला तो हो गया क्योंकि अच्छे नंबर थे, परंतु पर उनके साथ फिर मेल जोल नहीं होता। तो इस तरह से आज की तारीख में जो शिक्षा के प्रांगण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टीचिंग लर्निंग स्पेस बोलते हैं, उस जगह में डिस्पैरिटी
और भी ज़्यादा आती जा रही है। और शिक्षा लोगों के बीच में जो भिन्नता है, उसको कम करके बराबरी का एहसास कराने के बदले भिन्नता को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह की शिक्षा को हमें देखकर, जाँच के और शिक्षा की नीतियों के तहत किस प्रकार से हमारी शिक्षा को आगे और शेप देना चाहिए, इन बातों को अगर हम ध्यान दें, तो स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा के साथ-साथ हम ऐसे और क्या-क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे वो गैप जो भिन्नता आ रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे समाज से आते हैं जिन जिन समाजों का तिरस्कार कर दिया जाता है, ऐसे समाजों से आते हैं, तो उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उसके के साथ उनका सामना कराने के लिए ऐसे हम मंच और प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम्स बनाएंगे कि वे अपने ही क्वालिटी को पहचानने सकेंगे। और उनका मनोबल जब आगे बढ़ेगा, तो वो जो कॉलेज की शिक्षा या जो हम आजकल बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन और उच्च शिक्षा, उसमें भी शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। हम कभी हर साल कम से कम एक कहानी आती है कि अच्छा, यूपीएससी के एग्जाम में फलाने बैकग्राउंड से आने वाले ने टॉप किया या फिर टॉप 10 में आए। ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल के बाद आते हैं, परंतु इस तरह के लोग, इस तरह के विद्यार्थी हर समाज से में हैं। और वही कैपेबिलिटी उनमें भी है, यही कि अपने अपने अड़चनों को अ, झेलते हुए या उनसे पार पाते हुए आगे बढ़ने के लिए जो मनोबल की आवश्यकता है, अंदरूनी ताकत की आवश्यकता है, इन इसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आजकल जो फॉर्मल एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसके अलावे हमें ऐसे-ऐसे काम, कार्यक्रम और प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है, जैसे आपके बहुजन संगठक प्लेटफ़ॉर्म है। इसके द्वारा ऐसी-ऐसी बातों को हम अपने श्रोताओं, अपने समाज तक ले जाएँ, जिससे लोगों का मनोबल और बढ़ने सके। अपने सामने आने वाली बाधाओं को वो पार पाने के लिए अपने बहुत अंदर से उनमें शक्ति आने सके। अगर कोई चैलेंज करता है तो उसको हम दिखा कर रहेंगे कि मेरी काबिलियत क्या है। इस तरह की मनोवृत्ति अगर लोगों में आए और मायूस होने के बदले उनमें एक अंदर से ताकत आने सके या आने लगे, तो ही हम हमारे समाज को और सशक्त करने सकेंगे। और इसलिए मुझे लगता है समान शिक्षा देने अ, की स्थिति में शायद हमारे सभी स्कूल, हमारे सभी कॉलेज नहीं हैं। तो इस समय गैप को फिल करने के लिए बहुजन संगठक टाइप की तरह अन्य जितने भी सामाजिक कार्य में और समाज के उत्थान के लिए जितने भी मंच काम करते हैं, उनको बिल्कुल बहुत ही और तेजी से काम करना चाहिए, ताकि करने में के लिए आगे आना चाहिए, ताकि जितने लोग मायूस होकर पढ़ाई से, अपने शिक्षा से पीछे हटते जाते हैं, वे सामने वो डटे रहने के लिए हिम्मत करने सकेंगे। और मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो इसलिए मेरा ये मानना है, जब कोई बाधा होती है ना, अगर आप लोगों में से कितने कुछ लोगों ने हर्डल रेस दौड़ा होगा, तो हर्डल रेस में दौड़ने के लिए आपको हर बार छलांग लगानी होती और इतनी छलांग लगानी होती जो कि हर्डल के ऊपर हो। हर्डल यहाँ है तो उसके ऊपर से छलांग लगाएंगे तभी तो पार पाएंगे। और इसलिए मैं सोचती हूँ, हम लोगों को आसपास अपने संस्कृति से और अपने आसपास ऐसे ऐसे उदाहरणों को देखकर उनसे छोटी छोटी एक एक बातों को सीखने सीखने की बातों को हम लें कि क्योंकि पूरे व्यक्ति को लेंगे तो उनकी कमियां भी सामने आ जाएंगी। इसलिए उस व्यक्ति की केवल ऐसी बातें जो हमें प्रभावित कर सकती हैं, हमें और ताकत दे सकती हैं, ऐसी बातों को हम आगे लें, उनको लेंगे, तो हो सकता है उन जो मैं हर्डल की बात कर रही थी ना, हर्डल के ऊपर छलांग लगाने के लिए ताकत मिल पाएगी। और अगर हम हर्डल को छलांग लगाने की आदत ही बना लेंगे, तो हो सकता है बाधाओं को हम अपॉर्चुनिटी के बतौर लेने सकेंगे। और मैं सोचती हूँ कि इसलिए आवश्यकता तो है,
समान शिक्षा की, ताकि समाज वाक़ई में एक समानता का समाज हो, अ, जहाँ कोई भिन्नता हो पर उसको विभिन्नता की तरह माना जाए, डाइवर्सिटी की तरह माना जाए, डिफरेंस की तरह नहीं। क्योंकि जैसे डिफरेंस बोला जाता है ना, तो एक को कम और एक को ज़्यादा करने का टेंडेंसी होता है। परंतु अगर हम उसे डाइवर्सिटी मानेंगे, तो हर डाइवर्स कंपोनेंट का अपना-अपना रोल होता है कि किसी भी चीज़ को एक दूसरे के पूरक बन के हम ये करें। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अम, समान शिक्षा समाज में समानता को लाता है और उस ताकत को लाता है कि अपने हक और अपने साथ जब अन्याय होता है, तो उस समय आवाज उठाकर अगले के साथ हम बड़े हिम्मत के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनको ये बतला सकते हैं कि आपने गलत किया है। परंतु हमें इस प्रकार के अवसर आज तक बहुत कम मिले हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में और भी लोग हमारे मुझे जितने बधाई के मैसेज मिल रहे थे, तो मुझे महाराष्ट्र से ही इतने सारे बधाई के मैसेज मिले, जो वहाँ कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रीडर हैं और साइंस के सब्जेक्ट के हैं। और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अपनी अपनी छोटी-छोटी लड़ाइयों को पार करते हुए हमारे शिक्षक वृंद अपने लिए जगह वहाँ बना पाए हैं। और इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के जीवन को से ही इंस्पिरेशन लेकर मेरी आशा रहेगी कि वो सभी बच्चे जो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो कर दिए जाते हैं, वो बल पाएँ। पर उसी समय ये भी हमारे इन सभी हम शिक्षक शिक्षिकाओं के उत्तरदायित्व होता है कि हम ऐसे बच्चों को, ऐसे छात्र छात्राओं को ढूंढें कि जो हतोत्साहित हो रहे हैं, और उनका मनोबल बढ़ाना हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, बनाएंगे, जब तक हम उनको